बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। इस वर्कशॉप के सदर मोहतरम अब्दुल हद रहमानी साहब और दारुल इल्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन ब्रदर मोहतरम हुज़ैफ़ा खुदाई साहब, काबिल एहतराम मौल्लिमीन और मौल्लिमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी बड़ी सादत की बात है कि मालेगांव शहर आना हुआ और आप तमाम से मुखातिब होने का ये बड़ा ही खुशगवार मौका मिला। वैसे आप साइंस फेयर के सिलसिले में या साइंस एग्जीबिशन के सिलसिले में जानते हैं, उमूमन हमारे स्कूल्स में तलबा में साइंसी और तहक़ीक़ी मिजाज को फ़रोग़ देने के लिए ये नुमाइश वगैरह का अहतमाम होता है। लेकिन ये साइंस फेयर जो है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये साइंस फेयर क्या है, ये किस तरह का तहक़ीक़ी प्रोग्राम है, इसको क्यों मुनक़िद किया जा रहा है और इसमें असातिज़ा का क्या रोल है और किस तरह से ये तहक़ीक़ का काम अंजाम पाता है, इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें आपके सामने पेश की जाएंगी। मुख्तसरन ये कि साइंसी तहक़ीक़ के सिलसिले में ये बात बहुत ही शिद्दत के साथ पेश की जाती है कि हमारे इस मुल्क में इसके मिजाज को फ़रोग़ देना चाहिए। उसकी बुनियादी वजूहात में से एक अहम तरीन वजह यह है कि 1930 के बाद से लेकर आज तक किसी भी हिंदुस्तानी साइंसदान ने साइंस के मैदान में नोबेल प्राइज़ हासिल नहीं किया है। तकरीबन 94 साल हो गए हैं, अभी भी हम मुंतज़िर हैं कि कब इंडिया को साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं, उनका जिक्र आपके सामने किया जाएगा। तो इस प्रेजेंटेशन में पहले तो उन वजूहात का मुख्तसर जिक्र किया जाएगा आपके सामने, फिर उसके बाद में ये बताया जाएगा कि साइंस फेयर क्या है और किस तरह से इसको मुनक़िद किया जाता है। उसके सिलसिले की कुछ अमली बातें आपके सामने पेश की जाएंगी और आखिर में ये बताया जाएगा कि अमलन अगर हमको मालेगांव शहर में ये मुनक़िद करना है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार हमें इख्तियार करना है। तो बेसिकली ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, तो हम आपसे तवक्कुर रखते हैं कि इंशाअल्लाह आप हमारा भरपूर साथ देंगे और इस वर्कशॉप को कामयाब बनाएंगे। इस वर्कशॉप की कामयाबी आपके इंटरेक्शन में है, तो ये वर्कशॉप उतना ही कामयाब होगा जितना अच्छा आपका इंटरेक्शन रहेगा इंशाअल्लाह। तो शुरू करें। एक बात की वजाहत मैं करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो होता है ये प्रेजेंटेशन अंग्रेज़ी में होता है, क्योंकि बेशतर जो मुस्लिम इदारे होते हैं वो अंग्रेज़ी मीडियम के होते हैं। जिस तरह का चलन यहाँ पर है उर्दू का, वहाँ बहुत ही कम है। तो पहली बार मैंने उर्दू में प्रेजेंटेशन तैयार किया है। हालांकि हमारा उर्दू मीडियम है, लेकिन इस्तिलाहात वगैरह को मालूम करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। तो हम ये चाहेंगे कि जो प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा, अगर आपके सामने कोई बेहतर साइंसी इस्तिलाहात हैं तो आप उसकी वजाहत फरमाएँ। हम ये चाहेंगे कि आपसे भी हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें। साइंस फेयर का इनेकाद क्यों हम ये साइंस फेयर मुनक़िद करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो वजूहात हैं उसमें सबसे पहली वजह ये है कि हमारे इस मुल्क के दस्तूर में ये बात बताई गई है कि बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी के ये हमारी ज़िम्मेदारी है, बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम साइंसी मिजाज को फ़रोग़ दें। ये उसकी वजाहत है। आप देख सकते हैं कि हमारे दस्तूर के चौथे हिस्से की शिक़ में, पहली शिक़ में ये बात बताई गई है कि हमारी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम साइंसी मिजाज को फ़रोग़ दें। तो ये जो इवेंट है साइंस फेयर का, इसी से मुताल्लिक़ है, साइंटिफिक टेम्परमेंट को डेवलप करने का। दूसरी वजह यह है, एक बड़ी खुशाइन वजह है कि दुनिया भर में जो तहक़ीक़ी मक़ाले पेश किए जाते हैं, एकेडमिक जो पेपर्स वगैरह पेश किए जाते हैं, जिससे मालूम होता है कि किसी भी मुल्क में तहक़ीक़ का क्या आलम है, क्या सूरत हाल है, तो उसमें हमारे मुल्क की जो पोजीशन है वो चौथी है। तमाम वजूहात में से एक बड़ी मुस्बत वजह है सामने, कैसे मालूम होता है कि हमारे मुल्क में तहक़ीक़ का और जस्तजू का जो मामला है वो बहुत ही काबिल तहसीन है। तो 2017 से 22 के दरमियान जो तहक़ीक़ी काविशें हुई हैं उसमें हमारा मुल्क की जो फ़ीसद है वो ऑलमोस्ट 54% है। तो आलमी सतह का जो औसत है उससे 2 गुना से ज़्यादा
तो ये बात बताई जाती है कि 2017 से 2022 तक आलमी सतह पर जो तहकीकी काविशों का औसत रहा है वो 22% है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में चंद सालों में 54% तक ये फीसद पहुँच चुका है। अगर आप स्पेसिफिकली ये जायज़ा लें कि ये बात क्यों कही जा रही है, तो मालूम होता है कि हमारा मुल्क है ना 4थे नंबर पर है, चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद। आप ये तस्वीरें वगैरह ना लें, ये प्रेजेंटेशन आपको दिया जाएगा। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में आती है वो लिखें आप, बाकी ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह आपको दी जाएंगी। ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है, इसकी PDF फाइल हमारे हुज़ैफा साहब को हम देंगे, इंशाल्लाह वो आप तक पहुंचा देंगे। तो आप देख सकते हैं तहकीकी मकाले जो लिखे गए हैं 2017 से 22 तक हमारे मुल्क में 1.3 मिलियन है, मतलब 13 लाख। तकरीबन 45 लाख चाइना का है, 44 लाख अमेरिका का है और 13 लाख तकरीबन ब्रिटेन का है, और हमारा जो मुल्क है वो 4थे नंबर पर है। मतलब ये है कि जिस अंदाज से मुल्क की पेशरफ्त हो रही है उसमें तहकीक का एक बहुत ही अहम मुकाम है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे तलबा भी उससे हम आहंग हो, हमारे तालीमी इदारों में भी तहकीक का जो काम है वो शुरू ही से होता रहे, ताकि आगे चलकर हमारे तलबा इस मैदान में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह यह है, आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में हम 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं एवरी ईयर, और तकरीबन 80,000 डॉक्टर्स फारिग होते हैं। ये एलोपैथी है या दूसरे स्ट्रीम्स ऑफ जो मेडिसिन है वो हैं। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो उनकी तादाद अलग, लेकिन अगर आप कम से कम तादाद माने तो तकरीबन 16 लाख डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ सोचने की बात यह है कि इनमें से ऐसे कितने साइंटिस्ट बनते हैं जो मुल्क की आला सतह पर नुमाइंदगी करते हैं। सोचने की बात है, तकरीबन 16 लाख कोई मामूली तादाद नहीं है, ये बड़ी मुहतात तादाद बताइए। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लें, मुख्तलिफ स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसिन को लें, तो ये तादाद और बढ़ सकती है, लेकिन कम से कम अगर आप मान के चलें तो तकरीबन 16 लाख हम तलबा को फारिग करते हैं अपने इदारों से आला तालीम देकर। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है, जैसा कि कहा गया कि ये हमारे जो साइंसदान हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया है मुख्तलिफ मैदानों में, आप देख सकते हैं साइंस के मैदान में जो उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया है उनमें से हरगोबिंद खुराना साहब हैं 1968 में। ये इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इंडिया में पैदा हुए लेकिन अमेरिकन, एज एन अमेरिकन सिटीजन उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसी तरह से चंद्रशेखर साहब ने 1983 में नोबेल प्राइज़ हासिल किया, ये अगेन इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। फिर इसी तरह से भारतीय नजात ब्रिटिश अमेरिकन साइंटिस्ट हैं वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको 2009 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो अगर आप इसका जायज़ा लें, देखें कि हमारे इस मुल्क से नोबेल प्राइज़ देने वाले साइंसदान कौन कौन हैं, कितनी शोबों में लिए, तो मालूम होता है कि सिवाय सर सीवी रामन के कोई इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट नहीं है। तो 1930, जैसा कि आपसे बताया गया कि 1930 में ये नोबेल प्राइज़ लिया गया था। तो ये क्यों हुआ ऐसा, क्या वजह है कि हमारे जो तलबा हैं जो लाखों की तादाद में फारिग होते हैं उनमें से एक भी एक साल में क्वालिफाई नहीं होता? क्या वजह हो सकती है? बहसियत उस्ताद के ये बात हमें बिल्कुल यकीनी तौर पर मालूम होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। हमारे इस वर्कशॉप का मरकजी नुक्ता यही है कि हम इसको जानें और इसके मुताबिक अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने तलबा को तैयार करने के लिए तैयार हो जाए। ये बहुत ही अहम तरीन वक्त है जिसमें कि हम गुजर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का जो वजूद है इस मुल्क में वो ऐसा हो कि जिससे ज़माना फैज़याब हो, आने वाली नस्लें फैज़याब हों। तो कोई आइडिया है आपका कि क्या वजह है? 94 ईयर्स हो गए हैं, हर साल हम लाखों की तादाद में तलबा को फारिग करते हैं, लेकिन एक ऐसा साइंटिस्ट नहीं बनता जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करे और एक नोबेल प्राइज़ हासिल करे। क्या हो सकता है? अच्छा, वेरी गुड जी। जब तलबा को हम पहचान नहीं पाते हैं उनकी सलाहियत, उनकी सुपीरियर सलाहियत, जब वो स्कूलिंग में होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो साइंटिस्ट हैं उनकी सलाहियत स्कूलिंग
जी रमन की भी होती है। जी माशाल्लाह। अच्छा, लेडीज फर्स्ट सुने थे हम, लेकिन यहाँ से जवाब आ गए, तो अब आपकी बारी है। बिल्कुल फ्रैंकली आप डिस्कशन करें। देखिए इसमें ऐसा ही होता है, साइंस जब हम बोलते हैं ना तो वहाँ पर फ्रैंकनेस आता है। मैं और आप एक ही हैं, फर्क ये है कि आप वहाँ बैठे हम यहाँ ठहरा हूँ, बस हम सब सीखने वाले हैं यहाँ पर। जी सर वजूहत बहुत सारी है। हाँ। स्पेशली जो रिसर्चर स्टूडेंट होते हैं हम्म। वो अपने हिडन टैलेंट को अनफोल्ड करने के लिए प्रैक्टिस तो करते हैं। मैं आपको करंट एग्जांपल दे रहा हूँ। जी। मेरे फ्रेंड काम करते हैं आईसीटी में, हम्म। उनको -180 डिग्री पे काम करना था। उनको सिस्टम डेवलप करना है, उनको 8 महीने के बाद मिलेगा। जी एक फ्रेंड अमेरिका में है, जी। उसको 2 दिन में अवेलेबल हो गया। हम्म। तो उनका जो पर्पज है वो डिले होते जाता है। जी। तो 6 महीने 8 महीने का जो स्पेन है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्या खोजना चाहता है, किस चीज की तहकीक करना चाहता है। और ये माने रखता है आप नोबेल अगर हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऑल ऑफ सडन सारी चीजें अवेलेबल होना चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं होती। ठीक। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में इसरो में 3 साल काम किया, जी। इसके लिए बताया। ठीक। चलिए और इस तरफ से जी। जी जी। पेशेंस हम कितना रख रहे हैं, क्योंकि कई बार नोबेल लेवल का जो वर्क है नोबेल प्राइज वाला, उसमें बहुत टाइम लगता है रिजल्ट आने में। तो हम कितना पेशेंस रख रहे हैं, जो रिसर्च करनी है उसके लिए हम लोगों को कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जी। कैसा माहौल मिल रहा है, कैसा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे उस वर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। और चौथा कि हमारा जो सिलेबस है, जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना अपडेटेड है, क्योंकि उसे पढ़ के जो चीज़ हम सीखेंगे जी। पता चला कि दूसरी कंट्री में उससे बहुत आगे का बच्चा पहली पढ़ लेगा, तो आप कितनी अपडेटेड चीज़ पढ़ रहे हैं। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बातें आपके सामने आई। तमाम जो बातें वैलिड हैं, कुछ हमारे नज़म से मुतालिक हैं, कुछ हमारी अपनी कमज़ोरियों से मुतालिक हैं, कुछ हुकूमती निज़ाम से मुतालिक हैं। तमाम बातें वैलिड हैं, लेकिन ये बात तय है कि इन सब के बावजूद हमें आगे बढ़ना है। आज़म हम उसी को बोलते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल हर्डल्स हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो वेंकट रमन साहब से ये सवाल किया गया है ना, वेंकट रमन रामकृष्णन जो 2009 में नोबेल प्राइज लिए, उनसे ये सवाल किया गया कि भारत को क्या करना चाहिए कि उसे नोबेल प्राइज मिले। क्या जवाब हो सकता है बताइए? बहुत ही मुख्तसर जवाब दिया उन्होंने। उनके जवाब पर एक तरह से हम अमल कर रहे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? इंटीग्रेट रिसर्च विद एकेडमिक्स राइट फ्रॉम प्राइमरी लेवल। You have to integrate research with academics right from the primary level in order to get or clinch a Nobel Prize. उन्होंने बहुत सी बातें की होंगी, बहुत से मसाइल वो जानते हैं, एक हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट है वो। उन्होंने तमाम बातें जिक्र नहीं की। बुनियादी बात ये बताई कि अगर आप अपने तलबा को शुरू ही से इस मिजाज में ढालते रहें, कोई भी हर्डल, कोई भी रुकावट माने नहीं रखेगी। तो हम ये जो काम कर रहे हैं ना वो यही है कि हम रिसर्च को एकेडमिक्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये जो साइंस फेयर है ना, असल में रिसर्च बेस्ड इवेंट है जो ये बताता है कि तलबा हमारे रिसर्च कैसे कर सकते हैं। अब चूंकि तलबा हमारे पढ़ते हैं, उनका एक सिलेबस होता है, तो हम ये चाहते हैं कि वो जो रिसर्च है उनके एकेडमिक्स से कोरिलेट करें, रिसर्च से एकेडमिक्स से उसको जोड़ें और तलबा को ये बताएं कि कैसे वो तहकीक कर सकते हैं। तो बहरहाल हमने वेंकट रमन रामकृष्णन साहब से एक ऐसी ख्याल आया कि हम कई सालों से कर रहे हैं साइंस फेयर, और हर जगह हम इनका हवाला देते हुए बताते हैं कि रिसर्च को एकेडमिक से इंटीग्रेट करना चाहिए। तो एक मरतबा ख्याल है कि क्यों ना इस बात को उन तक पहुंचाया जाए कि देखिए वेंकट रमन साहब, आपकी बात पर हम अमल कर रहे हैं। तो पिछले अगस्त में कुछ महीने पहले मैंने इनको मेल किया, मेल करके बताया कि आपने जो जवाब दिया था कि रिसर्च को एकेडमिक से इंटीग्रेट करना चाहिए, हम उसी की बुनियाद पर ये साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में। तो उन्होंने, आपको यकीन नहीं होगा, इमीडिएटली चंद घंटों में हमको जवाब दिया। जवाब में वही रीजंस हैं जो आपने बताए हैं, उन्होंने उन रीजंस को यहाँ पर जिक्र किया है। वेंकट रमन रामकृष्णन साहब ने
इस एफर्ट को बहुत ही अप्रिशिएट किया और बताया कि भाई इसको आप कंटिन्यू करें, और साथ साथ ये भी बताया कि हुकूमती सतह पर क्या होना चाहिए बोल के। चलिए आखिरी वजह, 3 वजूहात मैंने बताई। पहली वजह क्या है जी? हाँ, दस्तूर में जिक्र है इसका। दूसरी वजह, रिसर्च में हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको मजीद आगे बढ़ाना चाहिए इस मैदान में तलबा को। तीसरी वजह, वो कंसर्न है हमारा कि हम नोबेल प्राइज हासिल नहीं कर रहे। चौथी वजह क्या हो सकती है? आखिरी वजह है जहन साजी। माशाअल्लाह, जी जी जी। असल में अल्लाह ताला ने अभी जो आयतें पढ़ी ना सूरह बलद की, उसमें अल्लाह ताला फरमाता अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने तुमको 2 आंखें नहीं दी? क्या खास बात है इसमें जी? ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, साइंसी तहकीक की बुनियाद है। अगर आप मुशाहिदों को निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन को, वो मैकेनिकल चीज हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप करने के लिए हमको कुरान करीम में बार बार इसका जिक्र फरमाया कि तुम गौर फिक्र करो। मोर देन 700 टाइम्स आपको कुरान करीम में मिलेगा ये हुक्म कि आपको गौर फिक्र करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। वो तो इबादत है ना, उससे हम मुसलमान होने के ऐसे जाने जाते हैं। लेकिन उससे बढ़कर जिसका जिक्र अल्लाह ने किया है वो है हमारी फैकल्टीज का इस्तेमाल, है ना। तो क्या वजह हो सकती है? ये आयत है सनूरिहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है कि हम अपनी आयात, अपनी निशानियां दिखाएंगे तुम्हें। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि हमने तुमको 2 आंखें दी हैं। कहां कहां दिखाएंगे? अल्लाह ताला ने कहा आफाक में, आफाक में और अनफुस में। तो मतलब पूरा जमीन, आसमान और आपका वजूद, ये तमाम का तमाम जो है अल्लाह की आयत से भरा पड़ा है। आप जब तक गौर नहीं करेंगे उस हकीकत को नहीं पाएंगे। क्यों बताना चाह अल्लाह ताला आसमान और जमीन की सारी चीजें? यतबय्यन अन्नहु लहुम अन्नहुल हक, ताकि उनको मालूम हो जाए कि हक क्या है, बोलते सच्चाई क्या है। बोलते सच्चाई तक रसाई के लिए अल्लाह ताला जोर जबरदस्ती नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, जोर जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह ने क्या किया कि आपको आंखें दी, दिल दिया, सुनने के लिए कान दिए। यही वो फैकल्टीज हैं जिनसे इंसान गौर फिक्र कर सकता है, मुशाहिदा कर सकता है और हकीकत को पा सकता है। तो ये एक रीज़न है। हम गौर फिक्र के ज़रिए से तलबा और तालिबात को इस बात पर आमादा करते हैं कि वो मुशाहिदे को अपना एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ठीक, तो ये बुनियादी वजूहात हैं, इसकी बिना पर हम साइंस फेयर का इनेकाद करते हैं। अच्छा, कब तक चलेगा ये सेशन? क्योंकि हम 10:30 को क्रॉस कर चुके हैं पहले ही, मगर दोपहर में फिर एक सेशन है। हाँ, इनके स्पीचेस भी है, देखा मैं उसमें, है ना। तो कैसा करेंगे, कब करेंगे? 1 घंटा है ना आपके पास? अच्छा, नहीं वो तो जारी रखेंगे, लेकिन आपके मशवरे से जारी रखेंगे तो थोड़ी सी आमद ये रहेगी आपके लिए। देखिए, इसमें मैं 2 चीजें वाज़ेह करूंगा। एक तो ये कि साइंस फेयर क्या है। बेसिकली ये साइंसी तरीक़ेकार पर मुश्तमिल है, साइंटिफिक मेथड पर। साइंटिफिक मेथड को हम डिटेल में समझेंगे कि क्या है, क्योंकि आपको ये साइंटिफिक मेथड अपने स्टूडेंट्स पे लागू करना है, उनको एम्पावर करना है कि वो कैसे साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मालीगांव शहर की रिसर्च की हमारी टीम ने, और ये पाया कि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर कि हम रिसर्च कर सकते हैं, रिलेटेबल बना सकते हैं रिसर्च को। कोई एक ऐसा इवेंट नहीं होगा, बल्कि जब ये इवेंट होगा तो पूरा मालेगांव शहर इससे फ़ायदा उठाएगा इंशाल्लाह। तो वो तमाम चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो साइंस फेयर का इनेकाद क्यों करना चाह रहे हैं हम, इसका जिक्र आपके सामने किया गया। ये कुछ झलकियां हैं जो हमने इससे पहले की थी। अलग अलग मुकामात पर इसका इनेकाद हुआ। ये जो लोकल लेवल पर होता है वो स्टेट पर, फिर स्टेट के बाद नेशनल लेवल पर उसका इनेकाद होता है। तो नेशनल लेवल पर भी हम ले जाते हैं बच्चों को।
ये लास्ट ईयर का है। ये इंटरनेशनल लेवल का साइंस फेयर एग्जीबिशन है जो इस तरह का होता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से। आप देखते हैं क्योंकि मॉडल वगैरह नहीं है, खाली डिस्प्ले चार्ट है। ये यूएस का है, न्यूयॉर्क। साइंस फेयर क्यों, इसका जिक्र आपके सामने किया गया। ये 4 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि हम चाहते हैं कि तहकीक का तालीम में इंतजाम हो जाए, उसको इंटीग्रेट किया जाए। फिर साइंटिफिक टेम्परमेंट का डेवलपमेंट है। फिर मुख्तलिफ सतहों पर जो साइंसी एडवांसमेंट हो सकता है, साइंसी तरक्की हो सकती है, उसमें हमारा ताउन होना चाहिए। फिर इसी तरह से स्कूल और वालिदैन के दरमियान इश्तराक, पार्टनरशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल्स। साइंस फेयर के जरिए से आप इसको इंश्योर कर सकते हैं। अगर हम अपने तलबा को तहकीक में इन्वॉल्व करें तो उनके वालिदैन भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कोई आइडिया है आपको साइंस फेयर के सिलसिले में, क्या है ये? साइंस एग्जीबिशन या साइंसी नुमाइश नहीं, साइंस फेयर। साइंस फेयर में असल क्या होता है कि आप एक सवाल वज़ा करते हैं और उसका जवाब तलाश करते हैं। सिंपल। ISEF, आप इसको याद रखें, ISEF, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इसकी एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। ये क्या, साइंस फेयर एंड इंजीनियरिंग फेयर। साइंस फेयर में सवाल वज़ा किया जाता है, उसका जवाब आप तलाश करते हैं। इंजीनियरिंग फेयर में प्रॉब्लम्स को रेज किया जाता है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। साइंस फेयर में क्या होता है कि आप सवाल वज़ा करते हैं और उसका जवाब तलाश करते हैं। और ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च होती है, आज़ादाना तहकीक। और इसमें क्या होता है कि आप साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने उस जवाब को तलाश करते हैं। एक सवाल आप वज़ा करते हैं और उसका आप जवाब तलाश करते हैं तहकीक के ज़रिए से। और वो तहकीक इंडिपेंडेंट होती है, आज़ाद होती है। और आप साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए उस जवाब को तलाश करते हैं। साइंटिफिक मेथड्स को अब जब हम यूज़ करते हैं तो एक तरह से हम साइंसदान बनते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि साइंस फेयर के ज़रिए से हम तलबा को साइंसदान बना रहे हैं। ये कोई मुगालता नहीं है, बल्कि हकीकत है। जैसा हम कहते हैं ना, इंजीनियर, डॉक्टर, क्यों कहते हैं इंजीनियर को इंजीनियर? लिबास की वजह से क्या कोई और चीज है? लॉयर है, डॉक्टर है, क्यों बोलते हैं इनको? Because their profession. No, one thing is there through which you can define the profession of that person. Knowledge and skill. Simple methodology. उनका तरीक़ेकार। इंजीनियर जो करेगा वो डॉक्टर नहीं करेगा, डॉक्टर जो करेगा लॉयर नहीं करेगा। तरीक़ेकार जो है ना, मेथोडोलॉजी ये बताती है कि वो कौन है ना। मेथोडोलॉजी से मालूम होता है कि कौन है। तरीक़ेकार, तो जब आप एक तालिब इल्म को साइंसी तरीक़ेकार सिखाते हैं तो वो नेचुरली साइंसदान बनता है। क्योंकि साइंसदान क्या करता है? साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करता है, साइंसी तरीक़ेकार। साइंसदान क्यों कहते हैं हम साइंसदान को साइंसदान? क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करता है। तो जब हम तलबा को साइंटिफिक मेथड सिखाते हैं तो मतलब ये कि हम हमको साइंटिस्ट बनाते हैं। जैसा आपने बताया ना कि अभी हमारे पास रोड लर्निंग है, रट्टा मार के पास होते हैं, तो उससे कोई तहकीक नहीं हो सकती, कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मार्क्स मियार बन गए हैं। हालांकि डेवलप कंट्रीज में मार्क्स मियार नहीं है, इंटेलेक्ट मियार होता है। तो इंटेलेक्ट को मियार बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने तलबा को इससे गुजारें, इस तहकीकी प्रोसेस से गुजारें, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड या साइंसी तरीक़ेकार, कोई बता सकते हैं क्या है? कोई आइडिया व्हाट साइंटिफिक मेथड इज? ये असल है। देखिए, अगर इसमें हमारे असातिज़ा माहिर हो जाएं, वाकिफ नहीं माहिर, तो अपने तलबा को जिस तरह से चाहे गाइड कर सकते हैं।
ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है। अगर आप सर्च करें तो कई स्टेप्स बताए जाते हैं साइंटिफिक मेथड में, लेकिन हम इसको बिल्कुल बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आसानी से याद भी हो जाए, उस पर हम अमल भी कर सकें। साइंटिफिक मेथड में असल में कुछ स्टेप्स होते हैं। साइंस फेयर किसको कहते हैं? पहला जो था क्या था? सवाल का जवाब मालूम करना। तो मतलब ये कि पहला जो स्टेप हो सकता है वो सवाल है ना? अब जवाब कैसे मालूम करेंगे? जवाब कैसे मालूम करेंगे? कुछ करेंगे ना आप? हाँ, जो करेंगे ना वही दूसरे स्टेप्स होते हैं। तो सिंपल क्या है इसमें साइंसी तरीके का 5 स्टेप्स हैं। आपको गेस करने के लिए यहाँ पर कुछ क्लिप आर्ट्स दिए गए हैं। तो पहला जो बल्ब रोशन हो रहा है वो सवाल है आपका, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है बताइए? लिखने से क्या लिखेंगे आप? एग्जैक्टली क्या लिखेंगे? एजम्पशन, नो, मफरूजा, हाइपोथेसिस। दूसरा क्या है? मफरूजा। उसके बाद उस मफरूजे को क्या करेंगे आप? प्रैक्टिकल के जरिए से करेंगे, एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा। उसके बाद में क्या करेंगे? नताज करेंगे, नताज का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप ऐलान कर देंगे उसको। सिंपल 5 स्टेप्स हैं इसके। आप लिखिए, मैं दे रहा हूं इसको। कितने हैं स्टेप्स? सवाल के बाद मफरूजा के बाद तजुर्बा, उसके बाद नताज, उसके बाद में ऐलान। लेकिन इन तक पहुंचने के लिए आपको मजीद कुछ करना पड़ेगा। मसलन ये कि सवाल है, ये सवाल आप कैसे पैदा कर सकते हैं? किसके जरिए से? किसके जरिए से? गौर व फिक्र के जरिए से। तो गौर व फिक्र क्या होगा? पहला स्टेप होगा मुशाहिदा। बगैर मुशाहिदे के आप सवाल नहीं पैदा कर सकते, सवाल वजह नहीं कर सकते। तो ये पहला स्टेप क्या होगा आपका? मुशाहिदा। मुशाहिदे के बाद आप के सामने सवाल आएगा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? मफरूजे से पहले गौर व फिक्र। गौर व फिक्र मतलब आपने किया, फिर आपने सवाल पैदा कर लिया। तज्जिया करना, उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रिसर्च, पस मंजर तहकीक। सही है क्या ये बैकग्राउंड रिसर्च? हाँ, लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। यानी अगर आपने कोई सवाल वजह किया है, मसलन ये कि मालेगांव शहर में जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं उसके जरिए से जो पोल्यूशन फैल रहा है, हम उसको कैसे कंटेन करेंगे? कौन कौन सा पोल्यूशन है? कॉटन डस्ट का यानी एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है एंड साउंड पोल्यूशन है, ठीक है। कोई एक चीज आप लें, एयर पोल्यूशन। हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन मालेगांव सिटी बिकॉज ऑफ द कॉटन डस्ट, ये आपका सवाल हो गया। अब जाहिर बात इसका जवाब आपको ऐसे नहीं मिलेगा, तहकीक करनी पड़ेगी। तो रिलेवेंट जो रिसर्च भी है इस पर और इससे मुतालिक जो काम हुआ है उसकी आप स्टडी करेंगे। पूरी स्टडी करने के बाद आपका एक जहन बनेगा, उसके बाद में आपका मफरूजा आएगा कि इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है। मफरूजा क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होता है? दैट इज योर पॉसिबल आंसर टू योर क्वेश्चन जो था उसका एक जवाब आप देते हैं, वो हाइपोथेटिकल होता है, मफरूजा होता है, उसका एजम्पशन होता है, एक ख्याल होता है आपका। उस ख्याल को चेक करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप बताते हैं कि आपका जो ख्याल था वो सही था। यही असल में साइंस फेयर है। तो तहकीक होनी चाहिए, पस मंजर तहकीक, मफरूजे से पहले। फिर तजुर्बे से पहले क्या करेंगे आप? एक्सपेरिमेंट से पहले क्या करते हैं? उसका प्रोसीजर लिखते हैं ना, तो वो स्टेप होगा आपका अमली तरीक़ेकार, प्रोसीजर क्या होगा उसका। फिर इसी तरह से नताज जब आपके सामने आए तो आप उसको चेक करेंगे, एदाद व शुमार जो आपको मिलेगा, डेटा जो मिलेगा उसको आप चेक करेंगे। उसके बाद में क्या होगा? ऐलान हो जाएगा। तो इस तरह से मुख्तसरन अगर आप बयान करें साइंसी तहकीक को मराहिल के अतबार से, तो 5 स्टेप्स हैं इसके। अगर मज़ीद तफसील से आप बताना चाहें तो 9 इसके स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आप 5 याद रख लें तो बाकी के जो 4 हैं वो खुद ब खुद आपको मालूम हो जाएंगे। ठीक, चलिए पहला जो है, पहला क्या है? रिसर्चेबल इश्यूज क्या है मालेगांव में? हो गया पोल्यूशन,
ट्रांसपोर्टेशन। और हमारी एक टीम है एक्चुअली, जब हम कहीं जाते हैं ना तो जाने से पहले वहाँ के मुकाम का पूरा रिसर्च करते हैं कि क्या है, कौन है आप, कहाँ से आए हैं, क्या क्या इसमें दुश्वारियाँ हैं वगैरह वगैरह। तो हमारे रिसर्च के हिसाब से आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, हज़फ व इज़ाफ़ा हो सकता है, पूरी गुंजाइश है। हमारे हिसाब से ये तमाम चीज़ें आपके यहाँ काबिल तहक़ीक़ हैं, इन पर आप तहक़ीक़ करके यहाँ के लोगों को रहनुमाई दे सकते हैं। क्या क्या है? ओवरफ्लोइंग ड्रेन्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, हैबिट्स हैं, आप उस पर कर सकते हैं। इनकन्सिस्टेंट वाटर सप्लाई है, 60% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन यहाँ पर ज़िंदगी गुजारती है। एयर वाटर और नॉइस पोल्यूशन बिकॉज ऑफ पावरलूम इंडस्ट्री। थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज, आपके मालेगांव शहर के अतराफ में जो जंगलात हैं वहाँ पर बहुत से ऐसे पौधे हैं, बहुत से ऐसे फूल हैं जो अभी आखिरी अपने मरहले में है ज़िंदगी के, तो वो भी एक आपके तहक़ीक़ी सब्जेक्ट हो सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट, मालूम आपको कितना वेस्ट आपके यहाँ? रोजाना मालेगांव शहर में कितना वेस्ट निकलता है आपको अंदाजा है जी? 140 मैट्रिक टन आपके शहर में रोजाना। 140 मैट्रिक टन, एक मैट्रिक टन होता है 1000 केजी। एक मैट्रिक टन के माने, सॉरी 140 मैट्रिक टन के माने 1,40,000 टन आप रोजाना कचरा निकालते हैं। अगर आप इसको इक्विवेलेंट करें तो 9 से 11 सिटी बसेस के बराबर यहाँ पर रोजाना कचरा निकलता है। कहाँ जा रहा है? अब जाहिर बात है उस पर अगर आप तहकीक करें तो मालूम होता है कि उससे हेल्थ कितनी बिगड़ रही है, कहाँ कहाँ मसाइल पैदा हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये हमारे यहाँ के कुछ इश्यूज हैं। तो हमने साइंस फेयर को क्या है, मुकाम से रिलेट कर दिया है ताकि आपका जो तहकीकी काम होगा वो बिल्कुल मुकाम से मुताल्लिक़ हो, बामाने हो, बामकसद हो और सबके लिए मुफीद हो। अगर आप साइंस फेयर के सिलसिले में टॉपिक्स लेना चाहें तो बहुत से मिलेंगे आपको, हज़ारों टॉपिक्स आपको मिलेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जिस मुकाम पर हम तहकीक करें उस मुकाम से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करें। तो ये कुछ हो सकते हैं मसाइल जिन पर आप तवज्जो कर सकते हैं। सवाल कैसे वज़ा करें, हाउ टू इवॉल्व अ क्वेश्चन। मुशाहिदे के जरिए से है ना, ये तमाम चीजें हैं। देखिए जिंदगी में उभरने वाले मसाइल, आपके मशाकिल वगैरह जो हैं, हैबिट्स जो होते हैं, उनके ज़रिए से आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं, स्कूल के कामों से मुतालिक वगैरह वगैरह। तो हम कुछ प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। अब ये तस्वीर है आपके सामने, इसको आप बगौर देखकर तहकीकी सवाल वज़ा करें। सवाल यस और नो का भी हो सकता है। सवाल ऐसा होना चाहिए जिस पर कि तहकीक की जा सके, ये असल इंपॉर्टेंट बात है। मिसाल के तौर पर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, क्या जवाब होगा? यस और नो हो सकता है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम की जाती है, तो क्या होगा? तहकीक होगा। तो सवाल की नौयत ऐसी होनी चाहिए जिस पर कि तहकीक की जा सके, यस और नो नहीं। आप बताइए क्या क्या सवाल हो सकते हैं इसमें? जी, माई रीडिंग रूम, क्या रीडिंग रूम, क्या तहकीक हो सकती है इस पर? तो उसको सवाल बनाइए आप, यही असल चीज है। देखिए प्लांट्स आर्टिफिशियल है या नेचुरल? प्लांट्स आर्टिफिशियल है या रियल है? उसमें तहकीक क्या हुई? ये पौधों का होना क्यों जरूरी है, ये सवाल पूछिए। पौधा का होना क्यों जरूरी है? ठीक है, चलिए हो सकती है बात। और सफाई, और आप जब ये मुनक्किद करें ना अपने मुकाम पर, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपने तलबा को ये हुनर सिखाएं कि वो कैसे सवाल वज़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी खिदमत आपकी ये है कि आप अपने तलबा को एम्पावर करें कि वो सवाल कर सके। आप सवाल करने के माने ये है कि वो कुछ कर सकते हैं। और सवाल क्या होना चाहिए? तहकीक नौयत का होना चाहिए। तो आप इसमें क्या क्या सवाल हो सकते हैं? देखिए, एक ये, पौधे को मिलने वाला पानी, उसकी मिकदार, उसकी नशोनुमा पर कैसे असरअंदाज होती है?
है ना? है नहीं तहकीकी सवाल? क्या जवाब हो सकता है इसका? यानी जो पानी आप डालते हैं ना, उसके ग्रोथ में वो हेल्पफुल होता है कि नहीं होता है? तहकीक है, बच्चों को आप बता सकते हैं कि जितना पानी आप डालेंगे उतना अच्छा होगा, कम पानी डालेंगे तो ऐसा होगा। तो बहरहाल इस पर तहकीक की जा सकती है। और मिट्टी, मिट्टी किस किस्म की मिट्टी में पौधे जल्दी उगते हैं? हो सकता है तहकीक है। कितने किस्म की मिट्टियां होती हैं? जरखेज मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, और सॉइल, सैंडी सॉइल वगैरह वगैरह। आप तीनों किस्म की मिट्टियां लेकर देख सकते हैं कि किस में पौधे जल्दी उगते हैं, तहकीक हो गई आपकी। और रस्सी की लंबाई झूलने के दौरान हमें कैसे मदद देती है? क्या ख्याल है आपका? लंबा होने से ज्यादा झूलता है कि छोटा होने से ज्यादा झूलता है? तो ये हो नहीं तहकीक। तो जितनी स्ट्रिंग आपकी लंबी होगी उतना ही उसका स्विंग भी ज्यादा होगा। तो ये होगी आपकी तहकीक। चलिए हम और एक तस्वीर लेते हैं, बनाइए सवालात। आज के दौर में कंप्यूटर क्यों जरूरी है? इसलिए कि बहुत से काम होते हैं। खत्म जवाब। सवाल तो कोई भी कर सकता है, तहकीकी सवाल असल है। उनकी पसंद पूछना है पहले, कि वो किस चीज को पसंद करते हैं, क्यों करते हैं। अच्छा सही है। आपके सवाल को तहकीकी कैसे बना सकते हैं बताइए? आपका सवाल क्या है कि आज के दौर में कंप्यूटर क्यों जरूरी है? आप जवाब दे सकते हैं, उसके लिए तहकीक की जरूरत नहीं है। उसको तहकीक अगर आप बनाना है तो क्या करेंगे? बेहतर है ये है। देखिए कौन सा कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। तो आप 2-4 कंप्यूटर्स को लेके, कंपनी अलग अलग ब्रांड्स के लेके देखेंगे। जी आप कुछ बता रहे थे? आप कुछ बोल रहे थे यहाँ से? जी बताइए। साउंड फ्रीक्वेंसी गिटार। वीडियो गेम्स खेलने से बहुत से बच्चे बोलते हैं कि नहीं मेमोरी बढ़ती है और वो रिफ्लेक्टिव स्किल्स डेवलप होते हैं। क्या वाकई ऐसा है? इस पर आप तहकीक कर सकते हैं। आजकल बच्चे जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, है ना? तो जंक फूड के इस्तेमाल में कौन सी चीजें बहुत ज्यादा ये कर रही हैं, मतलब तरगीब का जरिया बन रही है? क्या इश्तिहारात है, उसकी पैकेजिंग है, कितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है, कैसे एडवर्टाइजमेंट उसके होते हैं। तो उसकी बुनियाद पर आप तहकीक कर सकते हैं कि कैसे ये बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। बल्कि आपकी ये पावरलूम इंडस्ट्री, कल मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, बारिश की ये हुआ, मुझे बारिश आ रही ऐसा लगा। बोला कुछ भी कच्चा वच्चा नहीं है लेकिन बारिश की आवाज़ आ रही है। बाहर जाके देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। बाद में मालूम हुआ क्यों, पावरलूम इंडस्ट्री है। तो यहाँ आने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये भी एक तहकीक का मौजू हो सकता है। तो मैंने रिसर्च की इस पर मालूम करने के लिए कि ये पावरलूम इंडस्ट्री की जो आवाज़ है उसको कैसे कम कर सकते हो। तो बहुत ही एक्सपेंसिव तरीका है उसका। फिर एक और जो तरीका हो सकता है जो कि लोअर मतलब लेस एक्सपेंसिव है, कॉस्ट प्रोडक्टिव है, वो भी हमने उस पर मालूम हुआ कि ये आप कर सकते हैं आसानी के साथ। तो वो भी एक हमारा मौजू हो सकता है कि पावरलूम इंडस्ट्री का जो नॉइस पोल्यूशन है इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और क्या हो सकता है? मालेगांव की पावरलूम सनत में पैदा होने वाले कपास के गुबार के मखसूस माहौलियाती असरात क्या हैं? कॉटन डस्ट जो है ना, उसके माहौलियाती असरात क्या हैं? आप इस पर तहकीक कर सकते हैं। अगर आप इस पर तहकीक करके रिपोर्ट पेश करें तो हुकूमत आपको गले लगा लेगी, आपके स्कूल का नाम रोशन होगा। हो सकता है अगर आप इस पर तवज्जो फरमाएं। इसी तरह से ये अल्टरनेटिव जो है ना, मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज, उनके इस्तेमाल से कैसे पावरलूम इंडस्ट्री को एम्पावर किया जा सकता है, इस पर भी आप तहकीक कर सकते हैं। मालेगांव की ज़रख़े ज़मीन सोयाबीन, गन्ना और कपास की काश्त में माविन है, ये आप जानते हैं। तो इसको भी आप रिसर्च का एक टॉपिक बना सकते हैं, जैसे ये। ठीक।
मालेगांव में बारिश के पैटर्न में तब्दीलियां सोयाबीन और गन्ने की पैदावार को कैसे मुतासिर करती हैं? आपके शहर के सिलसिले की जो तफसीलात है ना, जिनके सिलसिले में तहकीक हुई है बाज़ाब्ता हुकूमत की जानिब से, वो पूरे PDF हमारे पास है, इंशाल्लाह हम वो भी आपको दे देंगे। आप उसको सर्कुलेट करें हुज़ैफ़ के साथ, तो आप देख सकते हैं कि हुकूमत किस तरह से तवज्जो दे रही है और बाज़ NGOs कैसे तवज्जो दे रहे हैं। इसमें हमारे स्कूल्स का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसकी एक बुनियादी स्पिरिट ये है कि हमारे स्कूल्स को हम सोशलाइज करें। चार दीवारी में रहकर पढ़ाने से बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार नहीं होंगे, खुद हम अपने आप को देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन जब हम अपने बच्चों को एक्सपोज करेंगे, माशरे का उनको हिस्सा बनाएंगे, तब मालूम होगा हमारे बच्चों का कैलिबर क्या है। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, इस पर आप तवज्जो फरमाएं। अब जो दूसरा स्टेप है आपका बैकग्राउंड रिसर्च का, पस मंजर तहकीक जो आप करेंगे, वो कैसे करेंगे? पहला तो आपका सवाल है, आपने ये सवाल वजह किया कि कैसे बारिश का जो पैटर्न है यहाँ की गन्ने की पैदावार में असर कर रहा है। ये आपका सवाल है। इसके हिसाब से आप जो रिसर्च करेंगे ना, उससे मालूम होता है कि आपका सवाल क्या है और कैसे आप उसका जवाब दे सकते हो। बहुत से आइडियाज़ आपको मिलेंगे। तो बैकग्राउंड रिसर्च में यही होता है कि आप मैगजीन्स का मुताला करें, बुक्स का मुताला करें, यहाँ से मुतालिक जो इससे मुतालिक जो शख्सियात हैं उनके साथ आप गुफ्तगू करें, और आखिरी में आप इंटरनेट का सहारा लें। पहले नहीं, पहले हमको अच्छा मुताला करना चाहिए, तहकीक जो हुई है इस सिलसिले में उसको देखना चाहिए, इससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए। फिर बाद में हमको एक आइडिया मिलता है कि हमारा जो सवाल है वो क्या है और उस सवाल के बुनियाद पर क्या मफरूज़ा कायम किया जा सकता है। दैट इज बैकग्राउंड रिसर्च। नहीं, बिल्कुल इंटरनेट पहले नहीं था ना, इंटरनेट लाइब्रेरीज हैं। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं, बुक्स वगैरह के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल इसलिए ना करें कि इसका जवाब आपको मिल जाए। इसलिए हम बच्चों को बस ये बताते हैं कि इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो सबसे आखिर में होना चाहिए, बल्कि आसान। हाँ, नहीं बिल्कुल ले सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि बताया गया कि हमने भी लिया है, ये जो तहकीकात हुई हैं लिया है। आप उन तहकीकात को पढ़ने से अंदाज़ा कर सकते हैं कि तहकीक कैसे हुई है, उससे आप आगे भी जा सकते हैं, उसको आप रिफ्यूट कर सकते हैं। यही तो असल साइंस है ना, कि जहाँ पर आप चैलेंज कर सकते हैं और जो हुआ है उसको आप सही साबित कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड रिसर्च है। उसके बाद का जो स्टेप है मफरूज़ा है, यानी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? मफरूज़ा असल में ख्याल है जिसको आप चेक करेंगे साइंटिफिक मेथड से। आपने एक सवाल वजह किया, उसका जवाब आप दे रहे हैं अपने ख्याल से, और आपका वो जो ख्याल है वो एजुकेटेड है, एजुकेटेड गेस बोलते हैं उसे। आपने बहुत सी चीज़ों का मुताला करके वो ख्याल कायम किया, ऐसे खाम ख्याली नहीं है वो। एजुकेटेड गेस बोलते हैं हाइपोथेसिस को, इंटेलिजेंट गेस बोलते हैं। Educated and intelligent guesses hypothesis. So to prove that hypothesis, we carry out experiment. तो मफरूज़ा को किस तरह से लिखते हैं? लिखने का भी एक तरीका होता है। अगर तो मेरे ख्याल से या मेरे ख्याल में ऐसा होगा। अगर कोई सवाल बनाए उसका हम मफरूज़ा बनाएंगे। जी, क्लाइमेट चेंज का सवाल बनाइए जी। वेरी गुड। अगर हम पोल्यूशन कम करें तो मेरे ख्याल से क्लाइमेट में चेंजेस आ सकते हैं, यानी माहौलियात में तब्दीली आ सकती है। ये आपका जवाब है। तो उसको प्रूव करने के लिए आप बताएंगे कि कौन कौन सा पोल्यूशन है, कहाँ कहाँ पोल्यूशन खत्म करना चाहिए, कैसे खत्म करना चाहिए वगैरह वगैरह। चलिए हम जरा इसको ये करते हैं, थोड़ा सा तजुर्बा करते हैं कैसे मफरूज़ा बनाते हैं। जैसा सवाल के लिए हमने तजुर्बा किया था, इसी तरह से हम इसके लिए भी करते हैं मफरूज़ा बनाने के लिए। सवाल ये है, मुख्तलिफ पौधों की नशोनुमा की रफ्तार पर मिट्टी की किस्म किस तरह असर डालती है? इसका मफरूज़ा बनाइए।
मिट्टी में अगर नहीं, अगर शुरू अगर मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहे तब मेरे ख्याल में फसल की पैदावार अच्छी हो सकती है। वो सोडियम, पोटेशियम, हाँ, वो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सब मिला के क्या हो जाएगी, मिट्टी वो जरखेज हो जाएगी, जरखेज मिट्टी हो जाएगी। वो सिंपल है आपका। देखिए, अगर पौधे जरखेज मिट्टी में उगाए जाएं तो मेरे ख्याल में वो रेतीली या चिकनी मिट्टी में उगने वाले पौधों के मुकाबले में तेज रफ्तारी से आगे बढ़ेंगे। कैसे? आप एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? 3 आप ये लेंगे, अलग अलग मिट्टी के लेंगे, उसमें आप एक ही पौधा डालेंगे, अलग अलग नहीं, एक ही पौधा डालेंगे और बताएंगे कि कौन सी मिट्टी में पौधे तेजी के साथ नशोनुमा पाते हैं। चलिए, दूसरा सवाल। गुलैला के दागे जाने का जाविया तय किए जाने वाले या तय होने वाले रास्ते पर, फासले पर कैसे असरअंदाज होता है? प्रोजेक्टाइल। अगर जी। 45 दर्जे रखे, वाह वाह, क्या बात है, रेंज ज्यादा हो सकती है। वेरी गुड वेरी गुड। कितना? 45। क्यों? वाई 45 डिग्री? लेकिन ये रियल नहीं है। एक्चुअल अगर प्रोजेक्टाइल होगा तो वो पॉइंट नहीं होता है, जी, इसलिए एंगल चेंज करना पड़ता है हमको अलग थोड़ा अलग। कम होगा। लेकिन हम पॉइंटेड प्रोजेक्टाइल लेंगे। स्पोर्ट्स पे है तो एंगल डिफरेंट रहता है। हाँ, नहीं, बच्चे छोटे मासूम होते हैं ना, तो पॉइंटेड हम लेंगे। हम लोग टीचर है, इसलिए ये भी पता रहना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप पॉइंटेड प्रोजेक्टाइल लेते हैं, तीर वगैरह, तो 45 एंगल से अगर आप शूट करें तो वो बहुत लंबी देर तक जाते हैं। ये जोवेलिन थ्रो होता है ना, जोवेलिन थ्रो, वो एंगल बहुत मायने रखता है, इसलिए आप देखिए उस तरह से वो, हाँ 45 नहीं रहता है। एक और सवाल, पेंडुलियम की लंबाई स्विंग में कैसा असर डालती है? सवाल बनाने, हाँ जी, सवाल बने, सवाल तो आ गया। मफरूजा, अगर आपका अगर बहुत हो गया, जरा इधर देंगे मौका। जी, इधर अगर वाले इधर भी हैं क्या? अगर पेंडुलम की लंबाई ज्यादा रही तो दौरानियां भी ज्यादा। वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। अगर पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो मेरे ख्याल में इसके झूलने के दौरानिया में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये इसको कंस्ट्रक्ट करने का, बनाने का ये तरीका है। घरेलू माहौल में पानी के तहफ्फुज़ के मुख्तलिफ तरीके किस तरह इख्तियार किए जा सकते हैं? पानी को आप घर में कम इस्तेमाल करना, गर्मा में ज्यादा इसका मसला रहता है। तो पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि घर में कंजम्पशन कितना होता है। जैसा ये मालूम हुआ कि आपके यहाँ कितना वेस्ट निकलता है हर दिन, इसी तरह से घर में जो कंजम्पशन होता है, ये ऑन एन एवरेज 165 लीटर ऑन एन एवरेज पर पर्सन पर डे। 165 लीटर एक आदमी के लिए एक दिन में पानी दरकार होता है, एवरेज। आप पूरे घर में जितने अफराद होंगे इस हिसाब से आप अंदाजा कर लीजिए। तो ये आप तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि अगर घर में बारिश के पानी को महफूज करने का तरीका इख्तियार किया जाए, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो मेरे ख्याल में उस घर के पानी के इस्तेमाल में कम से कम 20% कमी आएगी। एक मफरूजा है आपका, उसके हिसाब से आपने जवाब दिया, आप तहकीक करके बताएंगे कि सही है कि नहीं। चलिए, हो गया। साइंसी तरीक़ेकार के स्टेप्स कितने हैं? 5 हैं। पहला, दूसरा, तो फिर आप दुआ कर लेंगे। हो गया ना? फिर यही असल में, यही आप इम्प्लीमेंट करें तो खत्म, साइंस फेयर हो गया आपका। और कोशिश करें कि आपके हालात के हिसाब से आप टॉपिक्स को सेलेक्ट करें, जैसा कि यहाँ पर बताया गया। अब आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना इसको, 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो गलत भी हो सकता है, राइट? एक दूसरा क्या होता है कि जब आप नीचे आते हैं नतीजे की तरफ, जब आप एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं, तो वहां भी कुछ गलती हो सकती है आपकी। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ये एहतमाल रहता है कि 2 जगह आप थोड़ा सा गलत हो जाए या रिजल्ट गलत आ जाए।
तो कैसे उसको आप करेक्ट करेंगे, ये साइंटिफिक मेथड को इंप्लीमेंट करके आप मालूम कर सकते हैं। तो ये भी एक अहम स्टेप है, देखिए इसको समझें यहाँ पर। पहला तरीका क्या, पहला स्टेप क्या है इसका, सवाल वजह करें, राइट। उसके बाद मफरूजा लिखेंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट से पहले प्रोसीजर लिखेंगे, उसका क्या क्या चाहिए आपको, कैसे करेंगे आप। उसके बाद अमली तरीक़ेकार के मुताबिक आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद हाँ, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, नहीं पहली पॉसिबिलिटी, तो क्या करेंगे आप, नहीं तरीक़ेकार नहीं, प्रोसीजर को चेंज करेंगे, प्रोसीजर को चेंज करेंगे। अगर ये सही हो तो आगे जाएंगे, आप आदाद शुमार का तजिया करेंगे। अब आपके एदाद शुमार क्या हुए, सही है या नहीं है, यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। नहीं तो क्या करेंगे आप, 3 पॉइंट मफरूजा तहरीर करेंगे, है ना। मफरूजा जो था आपका, उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें, क्योंकि आपका जो नतीजा निकला वो अलग है। नतीजा ये बताता है कि आपका जवाब क्या है, मफरूजा क्या है, आपका जवाब क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है। अगर आपका जवाब कोई सही नहीं आया, आपका कोई थोड़ा सा इधर उधर है, तो आप पीछे जाएं और अपने मफरूजा को ठीक कर लें, क्योंकि आपने अपने बल पर वो तहकीक की है, तो आपकी तहकीक वैलिड मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने मफरूजे को चेंज किया और आपकी तहकीक सही नहीं है, इसको भी सही मानी जाती है। अगर सही है तो ऐलान करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि भाई आपका एक्सपेरिमेंट हो गया और आपने जो मफरूजा कायम किया था वो सही है। तो ये है, देखिए असल साइंसी तरीक़ेकार का निफाज। डेटा में मसला होता है, डेटा का जो तजिया करते हैं ना, इसलिए हमने मैथमेटिक्स टीचर्स को बुलाया है। रैंडम एरर कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, और उसके जो डेटाज आप कलेक्ट करते हैं, आप अगर अकेले कर रहे हैं तो एक बात है, 4 के साथ कर रहे हैं तो एक अलग बात है, वो तो होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में एक और अहम तरीन ये है मसला, क्या है, मतलब ये कि आप 3 अलग अलग मिट्टी लिए हैं, 3 किस्म की मिट्टी लिए हैं, और उस पर आप पौधे डाल रहे हैं। तो किन किन चीजों का आप ख्याल रखेंगे? अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट गलत होगा। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, मुतग़य्यिरात, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की शनाख्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वेरिएबल्स होते हैं, ये बहुत अहम है, देखिए इस पर आप फोकस फरमाएं। अगर ये सही नहीं रहा तो आपका एक्सपेरिमेंट सही नहीं रहता। सब सही है आपका, सब अपने जो स्टेप्स हैं सही नोट कर लिए, सही आप तलबा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट गलत आ रहा है, तो वहां पर क्या होता है, वेरिएबल्स का एहतियात के सिलसिले में एहतियात नहीं बरती जाती। वेरिएबल्स 3 किस्म के होते हैं ना, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल। आजाद, ताबे, गैर काबूशुदा, मुतग़य्यिरात। आजाद मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हैं। वो पौधों में कौन सा आजाद मुतग़य्यर है, मिट्टी चेंज करें ना। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसको आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो पौधे में क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, ग्रोथ, नशोनुमा, उसका हाइट आप मेजर करेंगे। ज़रख़े ज़मीन में कितना हाइट हुआ 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, महीने के बाद, रेतीली मिट्टी में कितनी हुआ, चिकनी मिट्टी में कितनी हुआ। क़ाबूशुदा मुतग़य्यिरात, वो जिसको आप कांस्टेंट रखेंगे, मॉइस्चर है, एयर है,
लाइट है, टेम्परेचर है, टाइमिंग्स है, दिन में कर रहे हैं रात में कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तीनों का टाइम एक ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इस पर भी थोड़ा सा ये कर लेंगे, क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। कॉस्मेटिक्स के असरात चेहरे पर, इस पर आप रिसर्च कर रहे हैं। इसमें आजाद मुतगय्यर क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां से जवाब आनी चाहिए पूरे, इसलिए हम ये लिए। बताइए प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? जो चेहरे पर आप लगा रहे हैं ना, उसकी किस्म या मिकदार, या तो किस्म चेंज कीजिए या तो मिकदार चेंज कीजिए आप। जैसे फाउंडेशन है, मॉइस्चराइजर है, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद में क्या है? दूसरा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ताबे मुतगय्यर। ताबे मुतगय्यर में क्या है? किसको ऑब्जर्व करेंगे आप? कहां लगा रहे हैं आप? फिर चेहरे को ऑब्जर्व करेंगे। क्या देखेंगे चेहरे को? सब अपने अपने तजुर्बात बता रहे हैं, है ना? उसकी नमी देखेंगे, जिल्द की उसकी सॉफ्टनेस देखेंगे, धब्बे आ रहे क्या नहीं आ रहे, क्या सब देखेंगे आप। ठीक, खाबूशुदा मुतगय्यरात क्या है? ये वो अवामिल हैं जिनको आप कांस्टेंट रखेंगे। क्या 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 कांस्टेंट रहेगा? किस स्टेज पे अप्लाई करें? वेरी गुड, एज पे अप्लाई करें। सही है, आप अलग अलग एज लेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। बहुत सही है। और एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और मेजरमेंट, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, कैसा अप्लाई कर रहे हैं आप? किसी ब्रश से कर रहे हैं, क्या हाथ से कर रहे हैं, ब्रांड का। बहरहाल ये तमाम चीजें आप कांस्टेंट रखेंगे। जिस माहौल में तजुर्बा किया जा रहा है, दर्जे हरारत, नमी, एक मालेगांव में कर रहे हैं, दूसरा आप कोस्टल एरिया में कर रहे हैं, तो सही रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि माहौल बिल्कुल अलग है। शुरका की जिल्द की किस्म ऑयली रहती है, स्किन टाइप भी कांस्टेंट रहेगा, एक ही स्किन टाइप का लेंगे आप। और लगाने का तरीका और दिन का वक्त, ये तमाम चीजें कांस्टेंट रहेंगी। आपका सब सही है, लेकिन अगर आप इन मुतगय्यरात का ख्याल नहीं रख रहे तो आपका तजुर्बा सही नहीं होगा। इसलिए जजेस जब आते हैं ना, वो ये देखते हैं कि मुतगय्यरात के सिलसिले में तलबा का क्या फहम है। बोलते हैं जजेस जब आते हैं ना देखने, आपके तलबा के पास आते हैं, वो देखते हैं कि सवाल क्या है, वो देखते हैं कि मफरूज़ा क्या है, वो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट का तरीका क्या है, वो देखते हैं कि किस तरह से बच्चे ने वेरिएबल्स के बारे में ख्याल रखा है। तो वो पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि किसने आपको ये सब सिखाया है, आपके टीचर ने सिखाया है कि आपके पेरेंट्स ने सिखाया है। तो तमाम चीज़ें आती हैं। तो बहरहाल ये वैसे तो उस्ताद के हमें इनका बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। चलिए एक और, पौधों की नशोनुमा में मिट्टी की किस्में क्या है? इसमें आज़ाद मुतगय्यर, मिट्टी की किस्म, राइट। डिपेंडेंट, ताबे, ग्रोथ ना, ग्रोथ। और खाबूशुदा मुतगय्यरात, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, लाइट, टेम्परेचर, प्लेस, पॉट साइज, मिट्टी की क्वांटिटी वगैरह वगैरह। तो आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। बताइए इसमें आजाद क्या है? इसमें स्ट्रिंग, डोरी क्या करेंगे आप? लंबी करेंगे, छोटी करेंगे? लंबी करेंगे ना। जितनी लंबी करेंगे उतना ज्यादा आपका वो झूलेगा। तो आपका आजाद मुतगय्यर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आप कैसे नापेंगे? मीटर में। तो आजाद मुतगय्यर जो होगा वो लंबाई होगी, आधा मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, जितना भी आप चाहें ले सकते हैं। ताबे क्या है? झूलने का दौरान, ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? कितना झूल रहा है। टाइम देखेंगे आप, 1 मिनट में कितना स्विंग ले रहा है वो देखेंगे आप। जी
पेंडुलम पेंडुलम प्रोजेक्टाइल मिक्स हो गया। सॉरी सही है तो प्रोजेक्टाइल सॉरी वो जो स्विंग का था ना हमारा, वो तस्वीर के मुताबिक कि जितनी लंबी आपकी डोरी होगी उसकी मुनासिबत से वो झूला झूलेगा, तो वो है असल में सही बात है। इसको हम करेक्शन करके दे देंगे आपको। दर्जे हरारत बर्फ के पिघलने की रफ्तार को कैसे मुतासिर करता है? सिंपल है। ये जो सवाल होते हैं ना, आप सवाल को देख के दर्जा तय कर सकते हैं कि कौन से दर्जे के तलबा को हम दे सकते हैं। ये किसके लिए रहेगा? 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए रहेगा। 10th के बच्चों को हम ये नहीं दे सकते। साउंड पोल्यूशन का जो है प्रोजेक्ट वो 10th के बच्चों को दे सकते हैं। तो आपके सवाल की जो नवीयत है ना, उसके हिसाब से तलबा का सिलेक्शन भी हो सकता है। तो इसमें क्या है? आजाद क्या है? दर्जा हरारत अलग अलग टेम्परेचर्स में आप रख के देखेंगे। क्या देख रहे हैं आप? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? बर्फ के पिघलने की रफ्तार और ये तमाम चीजें। चलिए अब आप बताइए, रोशनी का असर है पौधे पर, है क्या नहीं है, ये हम मालूम कर रहे हैं। तो आजाद क्या हुआ? रोशनी का रंग, रोशनी का रंग, शिद्दत जो भी आप बोले। ताबे मुतगय्यर ग्रोथ ना भी, लंबाई। खामोशुदा मुतगय्यरात ड्यूरेशन वगैरह सब आप इसमें ले सकते हैं। तो ये आपका पूरा तरीका। ठीक, एनी क्वेश्चन, डाउट? इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम हिस्सा ले सकते हैं, तलबा की क्या नौयत होती है तो हिस्सा लेने वालों की, वगैरह वगैरह। एक्चुअली हम 3 लेवल्स पर तलबा को इसमें एनरोल करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में 4 और 5 के तलबा रहेंगे, लेवल 2 में 6 to 8 और लेवल 3 में 9 to 10। अगर आप 11th 12th को ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उम्मी हम 3 लेवल्स पर अपने तलबा को एनरोल करते हैं। इसमें हम 4 कैटेगरीज किए हैं: बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। पावरलूम इंडस्ट्री का जो सवाल है वो किस में आएगा? एनवायरमेंटल साइंसेस में आएगा। एनवायरमेंटल साइंसेस में जो प्रोजेक्ट्स लेंगे वो इंटर डिसिप्लिनरी रहेंगे, उसमें फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, फला सब भी आएंगे। तो ये जो 2 है ना, माहौलियाती साइंस और समाजी साइंस, इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। माहौलियात में आपके हयातियाती उलूम में और तबियाती उलूम में सिंगल सब्जेक्ट होता है बाय एंड लार्ज। तो ये 4 जो मैदान हैं, कैटेगरीज हैं, इनमें आप कोई एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ये नुमाइशी जो बोर्ड होता है ना, डिस्प्ले बोर्ड, तलबा जो तहकीक करते हैं वो अपनी तहकीक पेश करते हैं, मॉडल कोई पेश नहीं करता। अब जाहिर बात है, पेंडुलम का जो स्विंग आपने देखा उसको तो आप ला के रख नहीं सकते, तो आपने जो फोटोग्राफ्स लिए हैं, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो सब आप डिस्प्ले करेंगे। हाँ, अलबत्ता आपने पौधे के बारे में एक्सपेरिमेंट किया तो पौधे ला के रख सकते हैं। अगर आपने पावरलूम इंडस्ट्री के सिलसिले में तहकीक किया तो जाहिर बात है कोई आप ला नहीं सकेंगे, सिर्फ अपनी तहकीक पेश कर सकेंगे। तो आपकी तहकीक की नवे पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको डिस्प्ले करेंगे। लेकिन किसी भी तरह की तहकीक क्यों ना हो, डिस्प्ले इसी तरह से होना चाहिए। इसका ये साइज है 36 इंचेस बाई 48 इंचेस। जैसे कि मैंने बताया, ISEF इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, इसने इंटरनेशनल लेवल पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू किया है उसी को हमने भी फॉलो किया है। ये स्टैंडर्ड मेजर्स हैं कि इतना हमारा अपना डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली 3 पैनल्स होते हैं। पहले पैनल में ये 3 चीजें होती हैं: सवाल, मफरूजा, इख्तिताम और ऐलान। जैसे ही आते हैं जजेस, देखते ही उनको अंदाजा होता है कि आपका क्या सवाल था, क्या मफरूजा था और क्या आपने कंट्रोल कर लिया। और ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, मुशाहिदा जो होता है, सीधे तरफ निगाहें फोली चली जाती हैं।
तो सीधे तरफ हम अपने तलबा को बताएं कि वो इसको डिस्प्ले करें। बीच में जो होता है वो ये प्रोजेक्ट का मौजू, नताज, एदाद शुमार, ग्राफिक, चार्ट्स, तस्वीर वगैरह जो भी। झूलने का जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसकी वीडियो ले सकते हैं आप, लैपटॉप के ज़रिए से बता सकते हैं। जो लोग आते हैं, जजेस आते हैं और दीगर लोग भी आते हैं देखने के लिए, तो उनको बताया जा सकता है। वरना आप फिर तस्वीर ले सकते हैं। अभी हमारा एक साइंस फेयर होने जा रहा है 28 दिसंबर को गुलबर्गा में, तो वहाँ उन्होंने क्रिस्टल फॉर्मेशन पे एक्सपेरिमेंट किया। तो क्रिस्टल किस तरह से फॉर्म होता है, उन्होंने हर एक सिचुएशन की फ़ोटोज़ ली हैं, तो फोटोज़ आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई ग्राफ्स अगर आपने बनाए हैं डेटा के हिसाब से, तो आप वो ग्राफ्स वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और तीसरे पैनल में आप इस्तेमाल शुदा अशिया लिख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल की, मटेरियल्स, और फिर अमली तरीक़ेकार क्या रहा आपका प्रोसीजर, और आप नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं। तो इससे मालूम होता है कि तलबा का आइंदा का अज़्म क्या है। तो ये इससे पूरी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि तलबा ने क्या सवाल वज़ा किया था, मफरूज़ा क्या था, नताज किस तरह से निकले, और क्या प्रोसीजर उसने इख्तियार किया था। ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो मुख्तलिफ मुकाम पर किए। प्लेइंग वीडियो गेम्स कैन इम्प्रूव स्किल्स और डिस्ट्रॉय चाइल्ड्स ब्रेन। ये एक्सपेरिमेंट किया बच्चों ने, इसको उन्होंने इस तरह से पेश किया। साइंस फेयर के बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं तलबा पर। हम अगर तलबा को सिखाएं कि गौर फिक्र किस तरह से किया जाता है, तहकीक कैसे की जा सकती है, तो तलबा बड़ी दूर तक जा सकते हैं, इतनी दूर तक कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक हमने साइंस फेयर किया था उडुपी में, कोस्टल एरिया है कर्नाटक का, वहाँ पर हमने किया था। तो उस साइंस फेयर से पहले हमने असातिज़ा का वर्कशॉप मुनक़िद किया था, उसमें तफसीलात बताई थी। तो ज़ाहिर बात है असातिज़ा ने जाके अपने तलबा को बताया, तलबा समझ गए और उन्होंने अपनी तहक़ीक़ की और मेन इवेंट में उसको पेश किया। तो जब हम एक स्टॉल पर गए जजेस के साथ, तो तालिब इल्म ने अपना तहक़ीक़ी प्रोजेक्ट पेश किया, डिस्प्ले बोर्ड पे था। तो वहाँ उसकी वालदा खड़ी थी, तो उन्होंने ये बुकलेट निकाल के दी, बताया कि मेरे बेटे ने तैयार किए, देखिए बोल। तो बुकलेट जो थी उसको देखकर दंग रह गए जजेस, बोले कि भाई ये तो यूनिवर्सिटी लेवल के तलबा भी नहीं कर सकते ऐसा, इतनी हाई क्वालिटी बच्चा रिसर्च किया था। उसका जो उन्वान था कन्नड़ा में, वो उसने किया था। और एक बात की वजाहत कि तहक़ीक़ के लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, उर्दू में, मराठी में, इंग्लिश में, किसी ज़ुबान में आप चाहें कर सकते हैं। तो बच्चे ने कन्नड़ा में किया। तो ये जो शेल्स होते हैं ना, सी शेल्स, तो उसने क्या किया, उडुपी से मंगलूर तकरीबन 60-70 किलोमीटर का वो फासला है, कोस्टल एरिया है। तो उसने क्या किया, मंगलूर और उडुपी के दरमियान का जो स्ट्रिप है, उसने 5-6 पॉइंट्स सेलेक्ट किए और हर पॉइंट से उसने सीपियाँ निकाल ली, शेल्स, और उसने हर एरिया के सीपीएस को तहक़ीक़ करके बताया कि इसमें क्या कंटेंट्स हैं, इसका साइज़ क्या है, कैसे साइज़ वेरी होता है। ये किया उसने, और मुताल्लिक़ा जो प्रोफेसर्स हैं मंगलूर यूनिवर्सिटी के, मणिपाल यूनिवर्सिटी के, वहाँ जाके उनसे मुलाकात की, गुफ्तगू की, रिकॉर्ड किया, वो तमाम चीज़ें उसने अपने बुक में दर्ज किए। ये देखिए, ये बच्चा डिस्कस कर रहा है, मुताल्लिक़ा जो माहिरीन हैं उनसे ये मेजर कर रहा है। ये कलेक्शन है पूरा, ये पूरा कलेक्शन है, देखिए अलग अलग जगह से। ये उसकी वालदा है, और उसने हमारी एकेडमी को रिकग्नाइज भी किया, बोले कि भी एकेडमी की तरगीब से हमने ये काम अंजाम दिया। तो इससे दो बातें हमको मालूम हुई। एक ये है कि अगर हम तलबा को थोड़ा सा पुश करें, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम तलबा को बामाने प्रोजेक्ट्स दें, तो उनके वालिदैन भी उसमें शामिल हो सकते हैं। उसकी वालदा उसके साथ रही बोलते हैं हर सफ़र में, और वालदा ही ने वो बुकलेट हमको दी। बहरहाल ये बुक हमने उस इवेंट में रिलीज़ की, अप्रिशिएट किया। तो उसकी वालदा ने आके बहुत अच्छे कलिमात का इजहार किया, बहुत अच्छा एक तरह के जज्बाती मंजर रहा उस वक्त। बहरहाल तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ भी ऐसे ही तारीख़ी काम अंजाम पाएगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क्या इरादा है नहीं? तो तलबा कैसे हिस्सा ले सकते हैं इसमें?
आपको बताया गया ना कि ये चाहरुम से दहुम के तलबा के लिए है। उसमें इनफरादी प्रोजेक्ट भी होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट भी होता है। इनफरादी मतलब ये कि एक तालिब इल्म हिस्सा लेता है, ग्रुप मतलब 2-3 तलबा हिस्सा लेते, 3 मैक्सिमम होते हैं, 3 तलबा हिस्सा लेते हैं। और हर स्कूल जो है अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स को इंतखाब कर सकता है। आप चारों कैटेगरीज में प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, 3 में ले सकते हैं, 2 में ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इंशाल्लाह जब ये तय होगा, हमारे हुज़ैफा साहब आपको बताएंगे कि मालेगांव शहर में कब ये साइंस फेयर होगा, तो उसका एक गूगल फॉर्म होता है, वो आपको मुहैया कराया जाएगा। आप अपने तौर से उसको फिलअप करके भेज सकते हैं कि कौन तलबा हिस्सा ले रहे, आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है और तलबा का नाम क्या है, उनकी क्लास क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देनी होती हैं। हम ये जो मुकाबला मुनाकिद करते हैं साइंस फेयर का, इसमें 3 किस्म के अवार्ड्स देते हैं, बडिंग साइंटिस्ट, इमर्जिंग साइंटिस्ट एंड यंग साइंटिस्ट। पहले लेवल के लिए बडिंग साइंटिस्ट है, चाहरुम से पंजुम के तलबा के लिए, शशुम से हश्तुम के लिए इमर्जिंग, और 9th और 10th के तलबा के लिए यंग साइंटिस्ट का अवार्ड देते हैं। और जजेस को है ना, हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के तौर पर लेते हैं, उनको इसके लिए उनकी खिदमत लेते हैं। स्कूल लेवल के असातिज़ा को हम नहीं लेते। उसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह यह कि अगर एक स्कूल के उस्ताद को ले तो दूसरे स्कूल को शिकायत हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि अगर हम अपने तलबा को यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रोफेसर से मुखातिब होने का मौका दें तो उनका लेवल बढ़ सकता है। तो अगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स इंटरेक्ट करें हमारे तलबा से तो बहुत गैर मामूली उनके अंदर चीज जा सकता है। ऐसे कई जगह हुआ। पिछली मरतबा जब हमने साइंस फेयर किया तो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने तलबा से ये किया, इंटरेक्ट किया। वो आपको बुक में उसकी तस्वीरें देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो बच्चों का जो लेवल था कॉन्फिडेंस का बहुत गैर मामूली था, वो भी बहुत खुश होगा। इस मरतबा उन्होंने फ्री ऑफर दिया है। इस मरतबा हमारे यहाँ 21 दिसंबर को होने जा रहा है रायचूर में। तो इस मरतबा उन्होंने फ्री ऑफर दिया कि आप आके अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसने बताया कि यूनिवर्सिटी की 30 साल तारीख में पहला तहकीकी प्रोग्राम है बोलता है। तो जब आप अपने लेवल को बढ़ाते हैं ना तो दुनिया आपको गले लगाती है, ये बात तय है। तो इसलिए हम जजेस के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफेसर्स को हायर करते हैं, उनकी खिदमत लेते हैं। जज के जो म्यारात हैं, जजेस जो आते हैं ना वो आपको 100 मार्क्स देते हैं। उन जजेस का ओरिएंटेशन होता है, जैसा हमारे टीचर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है उसी तरह से जजेस का भी होता है। मान लीजिए आपके मालेगांव साइंस फेयर में 100 प्रोजेक्ट्स हैं, पूरे स्कूल में हिस्सा लिया और 100 प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम एक जज को 5 प्रोजेक्ट देते हैं और उसके लिए आधे घंटा का वक्त होता है, आधा घंटा 45 मिनट। तो 45 मिनट्स में एक जज 5 प्रोजेक्ट्स का मुशाहिदा करता है। बहुत तफसीली गुफ्तगू होती है तलबा से। तो जितने कम जजेस रखेंगे उतनी ज़्यादा गुफ्तगू हो सकती है। अगर आपके पास 100 प्रोजेक्ट्स हैं तो 20 जजेस को लेंगे, आराम के साथ वो जजेस जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तलबा से इंटरेक्ट करेंगे और अपने मुशाहिदात को नोट करेंगे। तो उनको जो फॉर्मेट दिया जाता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स कैसे देते हैं आप? इसमें तहकीकी सवाल के लिए 10 मार्क्स। जैसे कि बताया गया, ये जो मार्क्स अलॉटमेंट है वो ISEF स्टैंडर्ड के हिसाब से है, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। तो सवाल का जो लेवल होगा वो बताएगा कि उसमें तहकीक कितनी इन्वॉल्व हुई है। तो तहकीकी सवाल पर 10 नंबर आप देते हैं। फिर प्रेजेंटेशन जो होता है, जिस तरह की तयनकारी होती है और तरीक़ेकार वगैरह, उस पर 15 मार्क्स दिए जाते हैं। निफास के लिए 20, जिद्दत और दुदरत के लिए 20, पोस्टर के लिए 10, इंटरव्यू के लिए 25। ये पूरी तफसीलात आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इंटरव्यू लेते हैं जजेस तलबा का, तो जिस तरह से तलबा रिस्पॉन्ड करते हैं उसके हिसाब से वो 25 में से मार्क्स देते हैं। मैक्सिमम 25 होते हैं, उससे कम मार्क्स वो अलॉट कर सकते हैं। बच्चों के सर्टिफिकेट देते हैं, असातिज़ा को भी, और स्कूल में जो पार्टिसिपेट जो स्कूल होते हैं, पार्टिसिपेशन स्कूल, उनको भी देते हैं। ये साइंस फेयर गाइड बुक आपको इंशाल्लाह दी जाएगी। फिलवक्त अंग्रेजी में है, इंशाल्लाह इसको उर्दू में भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ये साइंस फेयर गाइड बुक में तमाम तफसीलात हैं जो आज हमने आपसे डिस्कस किए ना, वो तफसीलात तकरीबन तफसीलात के साथ इसमें मौजूद है इंशाल्लाह। कोई सवाल वगैरह है तो आप कर सकते हैं।
जी सर 2 सवाल है। जी सर पहला सवाल है कि एक साइंस फेयर में हम गए थे, वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ने क्रिस्टल ग्रोथ का पेपर प्रेजेंटेशन किया था। उनको बड़े ही अच्छे अंदाज में बच्चों की तस्दीकारी की गई थी, उनका मजाक उड़ाया गया था और पेपर रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उन्होंने उनकी जो टीचर थे रिसर्च लेवल पर उनको पेपर दिया था। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, अभी जो हमने डिस्कशन की ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रॉब्लम था। सपोज कोई बच्चा है, टॉपिक को एक कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंटली साबित करना चाहता है कि अगर किसी वेट को अपलिफ्ट करना है तो पुली के जरिए फोर्स बिकम हाफ, तो कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंटली कर सकता है। और सेकंड, क्या रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकता है क्या आपके फेयर में? देखिए, रिसर्च पेपर मुझे नहीं मालूम कि वो क्या पस मंजर था कि क्यों उस तरह से किया गया, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता, नहीं होना चाहिए। हर तरह के काबिल कदर है, हर तरह के, और फेल्ड एक्सपेरिमेंट इज एन अचीवमेंट इन साइंस, साइंटिफिक रिसर्च। इवन जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट इज एन अचीवमेंट। यहाँ पर जो बात मायने रखती है वो आपकी कोशिश है, आपकी मेहनत है, शिद्दत और नुदरत है। अगर ये चीज है तो आपकी हर कोशिश काबिल सराहना है। तो उन्होंने जो तज़हीक की काबिल मजम्मत है, नहीं होना चाहिए, तलबा को एनकरेज करना चाहिए। अब वो पता नहीं क्या उसका पसंद नज़र, मैं तो नहीं जानता, लेकिन बहरहाल उसूली बात तो ये है। रही बात रिसर्च पेपर की, रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें भी उसका जिक्र मौजूद है, उसका भी तरीका बताया गया है कि किस तरह से रख सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तलबा का जो तहकीक का मामला होता है ना, 1-2 महीने के अंदर करते हैं, वो कभी कभी 15-20 दिन के अंदर करते हैं, तो वो लेवल नहीं आता, इसलिए हम उसको टच नहीं करते। लेकिन ये तहकीकी रिसर्च पेपर पेश किया जा सकता है। लेकिन जो हम तवज्जो दिलाते हैं वो है लॉग बुक का। लॉग बुक के माने ये है कि हम अपने तलबा को बताते हैं कि हर दिन की सरगर्मियां नोट करें। फर्ज कीजिए आपका जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो 15 दिन का है, हर दिन की सरगर्मी नोट होनी चाहिए कि आज आपने क्या किया, डे 1, डे 2, डे 3, डे 15। जजेस जो आते हैं वो लॉग बुक भी देखते हैं। आपके बोर्ड प्रेजेंटेशन के सामने लॉग बुक भी होना चाहिए। अगर आपका कोई मॉडल है जो आपके तहकीक को सपोर्ट करता है वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन लॉग बुक तो लाजमन होनी चाहिए। तो लॉग बुक में ये होता है कि तलबा ये बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल किया। ये हो सकता है, एनकरेज कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो आप पेश कर सकते हैं, यानी यस यू कैन, इट इज ऑल्सो एन इंजीनियरिंग फेयर। या तो आप सवाल का जवाब दीजिए या तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश कीजिए, आप दोनों भी हो सकता है। जी सर, जैसे आपने अभी बताया कि जजिंग का तरीका कि अगर 100 प्रोजेक्ट हैं तो 5 प्रोजेक्ट के लिए एक जज रखते हैं। तो जनरली ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि किसी भी इंसान की इनहेरेंट एटीट्यूड होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं और ये दोनों जज हैं, तो मेरी आदत है स्ट्रिक्ट चेकिंग करने की, स्ट्रिक्ट मार्किंग करने की। 25 में से मैं 15 से ज़्यादा नहीं दूंगा या 16-17 के आसपास दूंगा, मेरा कलम उसी पे पहली बार चलेगा। और इनकी मार्किंग है लीनियंट टाइप की, ये सीधा 25 में से 20, 22, 23 ऐसे देना शुरू जी। करेंगे। हालांकि लेवल एक ही है, लेकिन इनकी मार्किंग अच्छी है, लीनियंट है, मेरी थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग है। तो ऑब्वियसली इस तरीके से जब आप सबके प्रोजेक्ट के मार्क्स देखेंगे तो वो डिफरेंस क्रिएट होगा। तो राइट एवल्यूएशन कैसे फिर जस्टिफाई हो पाएगा? देखिए, ये बात आप जो बता रहे हैं ना, जब हम जजेस को सेलेक्ट करते हैं ना, मान लीजिए 20 जजेस को हमने सेलेक्ट किया, तो मेन इवेंट से पहले जजेस के साथ हम बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसमें ये बात आती है जो आप बता रहे हैं। जिस तरह से हमारे टीचर्स मार्क्स देते हैं ना, वही तरीका वो वहाँ इख्तियार करते हैं। जो टीचर यहाँ लीनियंट है वहाँ भी रहता है, जो यहाँ स्ट्रिक्ट है वहाँ भी स्ट्रिक्ट रहता है, तो वो तो रहता ही है। तो हम ये बताना है जजेस को कि भाई आप इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। तो ये है कि जो जजेस का फैसला होगा वही फाइनल रहेगा, हमारा किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो 20 जजेस अगर ये बोलते हैं कि नहीं हम क्रॉस चेक करेंगे, तो क्रॉस हो जाता है। 3-3 जजेस का जो पैनल होता है फिर एक मरतबा राउंड लगाता है, मार्क्स को टैली करके देखते हैं। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है, जजेस के ओरिएंटेशन में तमाम चीज़ें आती हैं सामने, और ये बताया जाता है कि फेयर एंड क्या बोलते हैं, फेयरनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ मार्क्स अलाउट करना चाहिए। तो ये अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्लियर कर देते हैं। जी जैसे आपका सर सेशन स्टार्ट हुआ था कि हम नोबेल प्राइज नहीं जीत रहे, तो उसमें तो मतलब स्कूल एजुकेशन के बहुत आगे तक हमें रिसर्च वाला कल्चर रखना पड़ेगा। आपका सेशन का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि स्कूल से ही हम रिसर्च कल्चर की बच्चों के अंदर जी करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें मैं फुल सपोर्ट सर आपका कर रहा हूँ। बट आपने सर कुछ मालिकाओं से रिलेटेड रिसर्च इशू
कंसर्न्स आपने पॉइंट आउट किए थे, तो उनमें सर कुछ चीज़ें ये भी हैं कि यहाँ पे ड्रॉप आउट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, हायर एजुकेशन तक नहीं जाते हैं, या रिसर्च वाला कल्चर या वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे में नोबेल प्राइज़ का अगर हम सिर्फ स्कूल लेवल तक की जो आपकी मेहनत जी। है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है? अगर नोबेल प्राइज़ जो आपका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था सेशन का वही टारगेट रखते हैं तो आगे भी तो सर वो माहौल और मोटिवेशन चाहिए ना। जी माशाल्लाह, बहुत दूर तक पहुंच गया आप। हाँ नहीं, देखिए असल में ऐसा है कि हम किस बात के मुकल्लफ हैं उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए। अगर आप वो तमाम चीज़ें सामने रखें तो ये होगा कि भाई आप साइंस फेयर के बाद एक और कोई सिस्टम आप बनाएं कि जहाँ तलबा को आप एंगेज कर सकें, उनको रिसर्च करा सकें, उनको वहाँ पर एडमिट करा सकें। वो उस तरह के ना वसाइल हैं, ना उस तरह के हैंड्स हैं, ना उस तरह के तलबा आपको मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनके अंदर जज्बा फ़रोग़ देंगे, जज्बा फ़रोग़ देंगे। हम इनिशियल स्टेज पे काम कर रहे हैं, आगे वो किस तरह से कंटिन्यू करते हैं वो उनका अपना काम है। ये बात कई जगह से आई कि भाई इसका फॉलोअप भी होना चाहिए बोल के, लेकिन फॉलोअप के लिए हम सबको हाथ मिलाना होगा। मैं यहाँ तक काम किया होगा, आप आगे काम करें। तो उम्मत में ऐसे होना चाहिए ना कि पार्टनरशिप के माने यही है कि मैं 10 कदम चलाऊं तो आप 11वां कदम आप बढ़ाएं, 100 कदम अगर आप मुझे बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये हम जज्बा फ़रोग़ दे रहे हैं हमारे अपने मिल्लत के अफराद में कि भाई इसके आगे का काम आप कर सकते तो कीजिए। कल हमारे ग्रुप से मुलाकात हुई, मालूम हुआ कि भाई माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड नौजवान हैं। हम उनसे कल गुजारिश भी की कि भाई आप शरीक रहिए आज के इस प्रोग्राम में, तो हैं शायद आज के इस प्रोग्राम में। हाँ जी, तो वो लोग इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्या करें कि इनिशियल स्टेज में जो हो सकता है वो करें, आपकी जिम्मेदारी अदा करें। आगे का जो हाल होगा वो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन एक बुनियादी बात ये बताई जाती है कि अगर आप किसी तालिब इल्म के अंदर तहक़ीक़ी ज़हन को फ़रोग़ देते हैं, उसके अंदर मिजाज बनाते हैं, तो किसी हाल रुकता नहीं बोलते। वो जो बच्चा है ना, अभी 4 साल पहले की बात है, वो 4-5 साल पहले की बात है, आज बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा IIT कानपुर में। हमने उसको ये नहीं बोला कि भी आप वहाँ जाके कीजिए, वो खुद ब खुद आगे बढ़ा। तो इस तरह से एक और तालिब इल्म है जो आज रोबोटिक इंजीनियरिंग में बेंगलुरु में पढ़ रहा है। तो ऐसे कई हम मिसालें दे सकते हैं जिनसे मालूम होता है कि अगर आप तलबा में थोड़ा सा ये जज्बा फ़रोग़ दें वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको एक दूसरे को ताउन देना चाहिए, ताउन लेना चाहिए, ताकि काम आगे बढ़ सके। अगर मिल्लत को हम इस तरह के कंस्ट्रक्टिव कामों में मसरूफ़ रखेंगे तो इख्तलाफात नहीं होंगे। इख्तलाफात होने के माने ये कि हम कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे। जी वेन्यू है, डेट्स हैं, और ये जो तफसीलात हैं वो आप तय कर सकते हैं। आप बता तो आप भी बता सकते हैं चाहें तो, या तो फिर आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। क्या कब करेंगे? जी जी उसको सफर में एक शख्स मिले थे, आप ही के इलाके के थे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप लोग कब तय करते हो बच्चे के ताल्लुक से कि आगे क्या बने इस स्टेम में। तो मैंने बोला सर वो 10वीं 12वीं में मार्क्स आती है उसे। उन्होंने कहा कि हम लोग 5th स्टैंडर्ड में बच्चा क्या करेगा आगे तय कर। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि माँ बाप का उत्सव में ज़्यादा होता है उसको लेकर चलने का, और माँ बाप के जरिए से असाजा को डाला जाता है कि इसको ऐसे करो। सही, तो वो भी जरा सा बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ये सब प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास। जी इधर से आप लोग सवाल करने से मना किया गया क्या? नहीं ना? जी देखिए, हम यूजुअली 3 महीने का टाइम देते हैं। अभी आपका हो गया ये, अब आप जाएंगे अपने स्कूल्स को, अपने तलबा को समझाएंगे। आपके स्कूल में जो तलबा हैं 4 से 2 की जमात के, उनको आप जमा करेंगे, उनसे आप जिक्र करेंगे। मान लीजिए 20 तलबा तैयार हो गए, आपने 10 प्रोजेक्ट्स लिए, आप बताएंगे कि वो 10 प्रोजेक्ट कौन से होंगे, वो तफसीलात आप हमको भेज दें। इसी तरह से हर स्कूल से हमको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और फाइनल आपको बताया जाएगा कि आपके स्कूल के कितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, कब आप हिस्सा ले सकते हैं। तो यूजुअली 3 महीने का टाइम देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अब हमने ये किया है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके अंदर आपको रमज़ान आता है, छुट्टियाँ आती हैं, मई में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मई में अगर आपको करना है तो आपको इसका जो प्रोसेस है जनवरी फरवरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आपके ऊपर है कि आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया,
प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, फिर आप अपने तौर से उस प्रोजेक्ट को अंजाम दें। मई की फलां तारीख को यहाँ पर ये साइंस फेयर मुनक़िद होगा, तो आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर आ सकते हैं। एक रफ खाका, जो भी तफसीलात तय करना चाहें आप तय कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ के हालात को, यहाँ के ज़रूरियात को, उनको सामने रखकर आप तय करें। एग्ज़ाम्स कब से होते हैं? फाइनल एग्ज़ाम्स अप्रैल में, मार्च में तो रमज़ान है जी। हाँ जी, मई में, जून में भी मई है जून में। सही सही, जी जी, अच्छा, ठीक है, आप अपने हिसाब से, इसलिए हमने कोई डेट तय नहीं किया है, आप लोग तय करें, जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। देखिए, इसको हमने नॉन कमर्शलाइज किया है। एक्चुअली हमारा जो है ना नेशनल साइंस फेयर एकेडमी है, नेशनल साइंस फेयर एकेडमी NSF है, हैदराबाद बेस्ड है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, और मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो हमारी ये पॉलिसी है कि इसको हम नॉन कमर्शलाइज करेंगे। इवन हम भी कुछ भी नहीं लेते, सब फ्री है, हमारी बुक फ्री है, हमारी सर्विसेज फ्री है, एंट्री फ्री है, अवार्ड्स हम अपने तरफ से देते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल बनाएं। इसकी दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि एजुकेशन को कमर्शलाइज किया गया है पूरी तरह से, हर जगह देखिए आप कमर्शलाइज्ड है। अगर आप रिसर्च को भी कमर्शलाइज कर दें तो फिर तहक़ीक़ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए हम इसको ओपन रखा है। दूसरा ये कि रिसर्च जो है ना, रिसर्च अगर आप अपने तलबा को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको एफोर्डेबल बनाना चाहिए। एफोर्डेबल बनाना चाहिए, एफोर्डेबल इसलिए बनाना चाहिए कि उनको खुद बहुत सी एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं। अभी जो जिस बच्चे का जिक्र किया गया ना, उसने 35,000 रुपये खर्च किया 3 महीने में। तो हमको नहीं मालूम तलबा कितने खर्च करते हैं, अपने वालिदैन की तरफ से लेके कितने खर्च करते हैं, असातिज़ा कितने खर्च करते हैं, हमको नहीं मालूम। तो इसलिए इसको हम नॉन प्रॉफिटेबल बनाए हैं, कोई फी वगैरह नहीं रखें जी। अलबत्ता अगर मेन इवेंट में कोई स्पॉन्सर्स करना चाहते हैं तो विदाउट एनी कंडीशंस स्पॉन्सरशिप लेते हैं। इसके जो नेशनल लेवल के साइंस फेयर होते हैं ना, तो बड़े बड़े कंपनीज ये करते हैं, आप जानते होंगे, ये प्रोफेशनल कुरियर वो लोग करते हैं, जॉय एलुकास वो लोग करते हैं। उनका कोई कंडीशन नहीं होती है, नॉन कंडीशनल जी। नहीं, लोकल कोई भी नहीं, हमारा ऐसा कोई नहीं है। आपके यहाँ से आप ले सकते हैं, अगर आप वो उनको सेलेक्ट कर लें, उनकी सर्विसेज ले लें, तो हम उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, ओरिएंटेशन उनका देते हैं जजेस का। चलिए, 1 बज गया हमारा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। बुनियादी बात यही है कि हम वजूहात मालूम करें, दूसरा ये कि साइंस फेयर क्या है और इसका साइंसी तरीक़ेकार क्या है ये मालूम करें, साइंसी तरीक़ेकार को अमलन नाफिज करने के लिए जो दुश्वारियाँ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और दारुल इल्म का भी शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, और हम सबको तौफीक दे कि हम अपने तलबा में साइंसी मिजाज को फ़रोग़ दे सकें। अस्सलाम वालेकुम।